आप सभी को नमस्कार। आज के सत्र पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमिक्स। आप सबकी डिमांड थी कि अगले और दूसरे टॉपिक पे वीडियो लेकर के आइए, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स करेंगे। 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम लोग देखेंगे और कोशिश करेंगे इस 20 क्वेश्चन के माध्यम से ना, जो वो टॉपिक है, जिस टॉपिक से प्रश्न आए हुए हैं, उनको डिटेलिंग करें, समझे कि उस टॉपिक में क्या है। आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इकोनॉमिक्स के प्रश्न बनते कैसे हैं। तो ये वीडियो किनके लिए है? जो सीजीपीएससी की ऑब्वियस है तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो हमने 20 दिन, पिछले 20 दिन से कंटिन्यू वीडियो डाला हुआ है, तो आप लोग को तो हेल्प करेगा ही। साथ में आप सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी या इंडिया लेवल के भी किसी एग्जाम को देख रहे हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले ये जो हमने लिया हुआ है सेट, ये हमारा टेस्ट नंबर 8 है, टेस्ट सीरीज का। आप लोगों की डिमांड पे हमने प्राइस को और रिड्यूस करके 199 कर दिया है। फर्स्ट कमेंट पे मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर के वहां से ये सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हो, घर में बैठ के आराम से इसको पढ़ सकते हैं। आते हैं जो नए जुड़े हैं उनके साथ। जो नए जुड़े हैं उन्हें बताना चाहूंगा, वर्तमान में मैं स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पे हूँ, इसी सीजीपीएससी द्वारा ही चयनित। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इस इंस्टा आईडी पे जुड़ के अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और आते हैं हम लोग अपने सेट पे। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सुमेलित कीजिए। दिया गया समिति, दिया गया कुछ विषय, आपको बताना है कि समिति कौन सी है और इनका संबंध किससे रहा है। ऐसा करके क्वेश्चन जो है आपका देखने को मिलता ही है। रंगाराजन, राजा चेल्ला, भगवती समिति, नरसिम्हा समिति, और वो किससे संबंधित है। एक बार आप ट्राई करिए, फिर मैं आपको डिटेलिंग बताता हूं इसके बारे में। चलिए एक एक करके देखते हैं। जैसे ये नरसिम्हा समिति बहुत फेमस समिति है। अगर आपने इसको पहले किया होगा तो आपको पता होगा कि बैंकिंग से रिलेटेड है। हमारे पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तो उनसे भी आप याद रख सकते हैं। ये नरसिम्हा उन्हीं के नाम पे ही है ना। ये पहले थे, उनसे पहले ये कमिटी बनाई गई थी और ये बैंकिंग सुधार से संबंधित है। तो डी का एक आ जाएगा, डी का एक आ जाएगा। तो यहां से मेरे को आंसर इसका मिल जाता है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे, जैसे रंगाराजन समिति, तो इसका संबंध जो है गरीबी से है। और जब आप गरीबी की बात कर रहे हैं तो दो फेमस सॉरी, जो दो फेमस समिति है आप उसको नहीं भूल सकते। एक है आपका लकड़वाला समिति, और एक बहुत फेमस समिति है जिसका नाम है आपका तेंदुलकर समिति। ये दो को तो आप नहीं भूल सकते। खासकर तेंदुलकर जो समिति है ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग आएंगे तो राजा चेल्ला समिति, इनका संबंध जो था वो था आपका टैक्स सुधार से, और भगवती समिति जो है वो था बेरोजगारी से। अब यहां से आप समझ गए होंगे कि ये चार महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट समितियां हैं जिसको हम लोग को देखना है। और भी समिति है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है चारों। आइए, निम्नलिखित योजना का कालक्रम है व्यवस्थित करना है और कालक्रम के अनुसार बताना है। मतलब सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, ऐसे करके। तो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर लिए तो ये तो गुट अपने आप तैयार हो ही जाएगा, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। आइए करते हैं। जैसे अमृत योजना, तो ये 2015 में आया हुआ योजना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जानते ही हैं आप, 2014 का योजना है। अभी इसको 10 साल हो जाएंगे ना, तो ये ऐसी योजना है जो आपको पढ़नी ही है, क्योंकि 10-10 साल पूरे हो रहे हैं। ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, एनआरएलएम के नाम से आप इसको जानते हैं, 2011 की योजना है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2020 में आपको देखने को मिलेगा। बना लेते हैं। सबसे पहले अपने को 3 चाहिए, उसके बाद फिर 2 चाहिए, उसके बाद फिर 1 चाहिए, और उसके बाद फिर 4 चाहिए। मतलब डी नंबर ऑप्शन अपने को चाहिए। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन योजनाओं को डिटेल और देखिएगा, आपको हेल्प करेगा। मुद्रास्फीति की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा उपाय नहीं अपनाया जाता? उत्पादन में वृद्धि, उपभोग में वृद्धि, घाटे की वित्त पोषण में वृद्धि, कमी सॉरी, और कराधान का उपाय। तो ये आपको बताना है। इसको देखते हैं हम लोग कि इसका सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा मुद्रास्फीति क्या होता है। इसको समझे बिना आप आंसर नहीं कर पाएंगे। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ना। मुद्रास्फीति को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं इसको। इन्फ्लेशन का एक और मतलब होता है, जैसे आज के डेट में आपके पास 100 रुपए है, कल के डेट में भी आपके पास 100 रुपए, तो आप 100 रुपए से
कल के डेट में 100 रुपए वाली चीज तो नहीं खरीद पाएंगे। आप बोलते हैं ना महंगाई बढ़ रही है, तो यहाँ पे वही होता है। इसको ज्यादा इजी शब्दों में हम लोग लिखते हैं ऐसे, जब डिमांड ज्यादा रहेगा आपका किससे, सप्लाई से, तो ये रहता है इन्फ्लेशन की स्थिति। और डिफ्लेशन इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जहां पे सप्लाई ज्यादा रहेगा और डिमांड आपका कम रहेगा। ठीक है, ये तो हम लोग समझ लिए कि इन्फ्लेशन क्या होता है, जहां पे डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम। तो इन्फ्लेशन की स्थिति में होता है कि महंगाई जो रहती है बढ़ते रहती है। देखिए, थोड़ा इन्फ्लेशन जो रहता है ना, हल्का इन्फ्लेशन एक हेल्दी इकोनॉमी के लिए जरूरी है। लेकिन इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर रहा है, मतलब आपका पर्सनल पैसा ही नहीं बढ़ रहा है और महंगाई जो है वो कंटिन्यू धीरे 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 बढ़ ही रही है, तो वो वाला केस सही नहीं रहता। तो इसको रोकने के लिए सरकार, जैसे आरबीआई रहती है, वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी निकालती है। और जो सरकार रहता है, केंद्र रहता है, वो क्या निकालता है, अपना फिस्कल पॉलिसी। तो ये दो पॉलिसियां इसी को कंट्रोल करने के लिए लाते हैं कि महंगाई बहुत ऊपर ना चली जाए और आपका इनकम भी जो रहे उसी के पैरेलल धीरे धीरे ग्रो करता रहे। ठीक है, आगे तो डिमांड ज्यादा होना चाहिए और सप्लाई कम इन्फ्लेशन में। तो हम लोग को मुद्रास्फीति की रोकथाम के लिए सरकार को कौन सा उपाय नहीं अपनाना है, उत्पादन में वृद्धि, उपभोग में वृद्धि। देखिए इसको, उपभोग में वृद्धि मतलब किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है, उसके प्राइस को और बढ़ा दो। क्या ये आपको सही लग रहा है इसको रोकने के लिए? तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये सरकार नहीं करती है। उत्पादन में वृद्धि मतलब सप्लाई को बढ़ाएंगे ना, ताकि ये जो डिमांड रहे उसको हम लोग फुलफिल कर पाए। डिमांड और सप्लाई का खेल है, तो डिमांड अगर ऐसे आपका ऊपर भाग रहा है तो आप सप्लाई को बूस्ट करिए ताकि आपका मुद्रास्फीति मेंटेन रहे। तो ये वाला आपका उत्पादन में वृद्धि, हाँ सही है, ये तो करेगा सरकार। उपभोग में वृद्धि सरकार नहीं करेगा, क्योंकि उपभोग में वृद्धि मतलब ये जो है ऐसे चल रहा है ये डिमांड, और सरकार अगर उपभोग में वृद्धि करेगा तो ये ऐसे भागेगा और सप्लाई वहीं रह जाएगा, जिसके कारण जो रहेगा आपका मुद्रास्फीति और तेजी से बढ़ेगा। इसको देखिए, घाटे के वित्त पोषण में कमी और कराधान का उपाय। ये कराधान के उपाय को एक बार समझ लीजिए। जैसे टैक्स जो है जब ज्यादा रहेगा तो लोगों के पास पैसा जो रहेगा वो कम रहेगा, और लोगों के पास जब पैसा कम रहेगा तो वो खर्च कम करेंगे, यही तो है। और टैक्स को आप क्या करिए, घटा दीजिए, तो लोगों के हाथ में पैसा जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा। जब ज्यादा पैसा रहेगा तो स्पेंड वो ज्यादा करेंगे। तो यहाँ पे मुद्रास्फीति को इसके माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है, बस उपभोग वाला हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। तो ये मुद्रास्फीति के चैप्टर में इतना सारा चीज है देखने को, इसको जरूर देखिएगा, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में कुल 11 पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। अनवरत योजना को मोरारजी देसाई की सरकार ने लागू किया। चौथी पंचवर्षीय योजना गाडगिल फॉर्मूले पर आधारित है। गरीबी हटाओ का नारा पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी जी ने दिया। इसको देखते हैं हम लोग, डिटेलिंग समझेंगे। नीचे का ऑप्शन ही नहीं देखना है अभी तो। भारत में कुल 11 पंचवर्षीय योजना है, जी नहीं 11 नहीं है, 12 है। और जो लास्ट वाला है 2012 से 2017 तक चलेगा, और ये लास्ट ईयर सीजीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। अनवरत योजना मोरारजी देसाई की सरकार ने, डेफिनेटली सही है। इसको बोलते हैं हम लोग रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान, अगर आपने 5 ईयर प्लान पढ़ा है तो 5 ईयर प्लान में क्या होता है, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार रहती है 75 में, वो इमरजेंसी लगाती है, उसके बाद वो सत्ता से हाथ धो बैठती है, उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार बनती है, ये बनती है आपका 1978 में। तो उस टाइम पे ये प्लानिंग 5 ईयर प्लान को रोक करके रोलिंग प्लान लाते हैं। ये हो गया। चौथी पंचवर्षीय योजना गाडगिल फॉर्मूले पर आधारित थी। गरीबी हटाओ का नारा पंचवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। तो 5वीं लोकसभा थी उस टाइम पे, और 5वीं लोकसभा में 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, जिसमें इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, जिसमें उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो इसके हिसाब से 2, 3, 4 इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे 2, 3, 4 नहीं दिख रहा है, लेकिन आप अपने आंसर को लेकर के श्योर रहिएगा, हो सकता है कहीं पे यहाँ पे मिस्टेक हुआ होगा 2 को देने में। तो 2, 3, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको ऐसे करके इसको बनाना है। यहां से अपने को क्या सीखने को मिला, 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आपका ऐसे करके घुमा करके पूछा जा सकता है। एक और चीज, 5 ईयर प्लान अगर पूछेगा कहां से हमने लिया है, तो रशिया से हमने 5 ईयर प्लान की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था।
भारत में निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी के आकलन के लिए नोडल एजेंसी है? केंद्र सांख्यिकी संगठन, वित्त आयोग, नीति आयोग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। वन लाइनर क्वेश्चन है, नीति आयोग इसका सही आंसर हो जाएगा। नीति आयोग एक रिपोर्ट जारी करता है जिसके बारे में मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे में बताया था, इसको बोलते हैं एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो भारत में गरीबी है और राज्यों में गरीबी है स्थिति बताता है क्या है। और राज्यों के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि सबसे गरीब राज्य जो है वो है बिहार। छत्तीसगढ़ का स्थान 7वां या 8वां आता है, इसको मैंने आपको बताया हुआ था। तो नीति आयोग को आपको डेफिनेटली पढ़ना है। फुल फॉर्म क्या है, इसके प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष कौन है, उपायुक्त कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, ये सारी चीजों को पढ़ना है। और नीति आयोग के ही अभी जो पूर्व मेंबर थे अरविंद पनगड़िया जी, वो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। तो इतना महत्वपूर्ण समिति है, नीति आयोग से क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा ज्यादा रहती है। प्लानिंग कमीशन जैसे खत्म हुआ ना, तो प्लानिंग कमीशन के बाद ये नीति आयोग ही आया है, उसकी जगह इन्होंने ही लिया है। लेकिन इनका जो प्लान है वो ऊपर से नीचे की जगह नीचे से ऊपर की ओर चलता है। जब डिफरेंस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में डिफरेंस है। सुमिलित करते हैं, बैंक दिया गया है और स्थापित वर्ष दिए गए हैं, इसको हम लोग मिलान करके देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नबार्ड, आपने पढ़ा ही होगा। नबार्ड की स्थापना हुई थी 82 में, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसको बोलते हैं आरआरबी। अच्छा, आपको पता होगा कि नाबार्ड जो है वो आरआरबी को हेड करता है, लीड करता है ना। लेकिन आरआरबी जो है वो नाबार्ड से पहले बना है 75 में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिडबी, आपने नाम सुना होगा। तो सिडबी 1990 का है। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई, इसको अगर हम लोग देखें तो 1964 का है। तो इसका आएगा आपका ए का 3, उसके बाद बी का जा रहा है अपना 4, और सी का जा रहा है अपना 2, डी का जा रहा है अपना 1। तो यहाँ पे अपने को थोड़ा सा मिस्टेक मिल रहा है ऑप्शन में, लेकिन हमने तो सही बना लिया है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता और ये ऑप्शन रहता, जो कि संभवतः हो भी सकता है, तो इस क्वेश्चन को ये कर सकते हैं विलोपित, क्योंकि कोई भी मेल नहीं खा रहा है। अगर मेल कोई खाता ना तो एक बार के लिए रख भी सकते थे। तो लेकिन ये क्वेश्चन आपका विलोपित हो जाएगा। लेकिन सही आंसर ध्यान रखिएगा, ये देख लिया आपने तो एसबीआई देख लीजिएगा, आरआरबी देख लीजिएगा, आरबीआई देख लीजिएगा, कब बना था। बैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन जो है वो पूछा करते हैं, बार बार आते हैं। अगला, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना था? 7.6, 8.2, 6.4, 7.3। छत्तीसगढ़ का तो देखते ही है, भारत का कैसे भूल सकते हैं। 8.2% की दर से हम लोग पिछले साल ग्रो किए थे, इंपॉर्टेंट डेटा है। साल 2024 में जीडीपी रैंकिंग में भारत दुनिया में कौन से स्थान पे था? तीसरा, चौथा, पांचवा या छठवां? आपने मोदी जी को बोलते सुना होगा, हम भारत की इस नंबर मतलब विश्व की इस नंबर की जीडीपी है ना, ये आपने सुना होगा। तो हम लोग विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, 6वें नंबर पे आते थे पहले, और ब्रिटेन जो था वो 5वें नंबर पे था। उसको रिप्लेस करके हम लोग यहाँ पे आ गए। ऑब्वियस है, अगर आपसे आपसे पहला पूछेगा तो पहला यूएसए है, दूसरा चाइना है, चाइना का भी इकोनॉमी बहुत बड़ा है, जर्मनी आता है, जापान आता है, फिर भारत आता है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हर साल आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है? आर्थिक मामलों का मंत्रालय, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त विभाग या राजस्व विभाग? सही आंसर है इसका आर्थिक मामलों का विभाग। और ये भी जो है आपके वित्त विभाग के अंतर्गत ही आता है, अलग विभाग नहीं है ये, वित्त विभाग के अंतर्गत आता है ये। और ये जो रहता है आर्थिक मामलों का विभाग जो रहता है, यही जो रहता है इकोनॉमिक सर्वे। अभी देखिएगा बजट आएगा, छत्तीसगढ़ का भी बजट आता है, तो जिस दिन बजट आएगा उससे एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण आपका आएगा। भारत का भी वही स्थिति और छत्तीसगढ़ का भी वही स्थिति। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत आय से क्या घटाया जाता है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, सब्सिडी या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसको बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पीडीआई बोला जाता है।
पिछले साल क्वेश्चन भी पूछा हुआ है ना। तो क्या घटाया जाता है? व्यक्तिगत आय से, मतलब पर्सनल इनकम से आप क्या घटाएंगे? पर्सनल इनकम से हम घटाएंगे प्रत्यक्ष कर, है ना, डायरेक्ट टैक्स। तो इसके बाद जो आपके पास पैसा बचेगा, एक हिसाब से पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम किसको बोलते हैं? जो हमारे पास नेट इनकम है, इसमें आपको सरकार को कुछ नहीं देना है। ये ऐसा पैसा है जो आप खर्च कर सकते हैं, अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पीडीआई, नेट इनकम बोला जाता है इसको। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। हाल ही में किस संगठन को सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है? BHEL, HAL, HMTL, IREDA। इंग्लिश में लिखते तो ज्यादा बेहतर रहता। IREDA, और वैसे यही इसका सही उत्तर है, IREDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। तो 2024 में इसको बनाया गया है। अगला, आरबीआई द्वारा अगर बैंक दर में वृद्धि की जाए तो निम्न में से कौन सा प्रतिफल सही होगा? तो बैंक दर समझते हैं। बाजार में तरलता घटेगी, बाजार में तरलता बढ़ेगी, बाजार की तरलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बैंकों की जमा राशि तेजी से बढ़ेगी। बैंक दर क्या होता है? तो जब आप बैंक दर की बात करें, ये दर रहता है जहां पे आरबीआई जो रहता है वो बैंक्स को लोन देता है, इसको हम लोग बोलते हैं बैंक दर। अब देखिए, जब बैंक दर में वृद्धि करेंगे, मतलब यहाँ पे आरबीआई 7% रखा था, अब इसके जगह पे हमने कर दिया 8%, तो बैंक जो रहेगा वो 7% में ज्यादा पैसा लेगा और 8% में कम पैसा लेगा। तो बैंक 7% में ज्यादा लेगा, लेकिन अगर बैंक दर में वृद्धि की जाए तो बैंक 8% में पैसा कम लेगा। तो जब बैंक के पास ही पैसा कम रहेगा तो वो लोन कम देगा, जब वो लोन कम देगा तो बाजार में पैसा कम रहेगा, मतलब बाजार में तरलता घटेगी। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे आपको जो है चीजों को लिंक करना है। अगला, कथन पे विचार करिए। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक के आकलन के आधार में प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशी शामिल है। भारत वैश्विक मानव सूचकांक में 134वें स्थान पे है। इस सूचकांक में नीदरलैंड पहले स्थान पे है, इसको देखना है। तो ये पूछा हुआ है क्वेश्चन आपका HDI से, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसको जारी करता है कौन? यही सही है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पहले वाले का यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP के नाम से जानते हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा स्टेटमेंट भी सही दिख रहा है अपने को, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा, है ना, ये तीन चीज शामिल रहता है। ये भी सही है कि भारत 134वें स्थान पे, अभी 2024 का रिपोर्ट है ये, उसी के आधार पर पूछ रहा है। सूचकांक में नीदरलैंड पहले नंबर पे है, पहले नंबर पे नहीं है, नीदरलैंड नहीं, स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड मिलेगा, मतलब 1 2 3 सही है, तो 1 2 3 यहाँ देखने को मिल रहा है। और HDI जो है आप लोग देखेंगे, HDI से क्वेश्चन आपको निश्चित ही एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिलिप्स कर्व बताइए क्या है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से संबंधित, आय की असमानता, गरीबी के आकलन से आय असमानता और आर्थिक विकास के बीच का संबंध है। तो फिलिप्स कर्व अगर आप बात करें तो आप कैसे याद रखेंगे? फिलिप्स नाम की कंपनी है ना, बल्ब बनाती है, जानते ही। अगर फिलिप्स नाम की कंपनी अगर बंद हो गई तो क्या होगा? जहां वहां पे जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं वो हो जाएंगे बेरोजगार। और बेरोजगारी का सीधा सीधा जो संबंध रहता है वो रहता है आपका मुद्रास्फीति से। ठीक है, तो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति, तो फिलिप्स कर्व का संबंध मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के दर से। आय की असमानता, इनइक्वेलिटी, ये है आपका लॉरेंज कर्व, लॉरेंज वक्र के नाम से इसको जानते हैं। ये दो क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछते हैं। अगला, ये क्रय शक्ति समता, PPP के आधार पे भारत की अर्थव्यवस्था कौन से स्थान पे है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? दूसरा हो जाएगा। बहुत सारे लोग PPP नहीं समझते, उसको देख लेते हैं। PPP परचेस पावर पैरिटी होता है। जैसे अब भारत में अगर आप 1 लीटर पानी जो है लेने जाएंगे,
मैक्सिमम लेके चलते हैं कि आपको ये 20 रुपए का तो मिल ही जाएगा, 20 रुपए 30 रुपए आसपास का ही आता है। एयरपोर्ट से खरीदेंगे तो महंगा पड़ेगा। लेकिन यही पानी आप अमेरिका में खरीदने जाएंगे, पानी तो वही है ना, पानी वही है। इसको आप जब अमेरिका में लेने जाएंगे तो ये आपको $2 का पड़ता है, याद रखिएगा, $2 का। $2 मतलब कितना हुआ, 80 से इंटू करेंगे तो 160 रुपए का पड़ा। 100 160 रुपए आसपास का आपको पड़ेगा, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, जो पानी आपको यहाँ पे 20 रुपए का मिल रहा है, वही पानी आपको अमेरिका में 160 170 रुपए का मिल रहा है। मतलब सेम कमोडिटी के लिए आप दुनिया के किसी दूसरे देश में कितना पैसा दे रहे हैं, उसको हम लोग पीपीपी पे कैलकुलेट करते हैं, और उसके आधार पे भारत दूसरा सबसे अच्छा आप बोल सकते हैं देश है, दूसरा या तीसरा। 1 मिनट इसको चेक कर लेते हैं। इसमें एक सुधार आएगा कि जो हम लोग भारत है, ये दूसरा नहीं, ये जो रहेगा ये तीसरे स्थान पे आएगा। यहाँ पे गलत टिक हो जा रहा था, तीसरा आ जाएगा। लेकिन आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि तीसरा होगा, है ना। तीसरा मतलब कैसे होगा कि पूरे एक ही कमोडिटी को विश्व के पूरे जगह पे कैसे अलग अलग प्राइस पे देखा जाता है, लिया जाता है, खरीदने में क्या पड़ता है, उसको हम लोग पीपीपी पे नापते हैं। तो तीसरा नंबर आ जाएगा इसका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। निम्न कथन को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन में देख लेते हैं, भारत में जीएसटी की सिफारिश से लाया गया है। शायद क्वेश्चन अधूरा रह गया है, इसको देखेंगे। जीएसटी के तहत 18 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर को जोड़ा गया है। जीएसटी से संबंधित चीजों को पहले एक बार समझ लेते हैं, फिर देखते हैं। क्वेश्चन तो अधूरा है खैर। जीएसटी पे 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर को लाया गया है। तो ये दूसरा कथन तो ऑलरेडी गलत है। जीएसटी के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा कि 101 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जीएसटी को भारत में मतलब संविधान में जोड़ा गया है। तो 17 प्रकार के टैक्स। और एक चीज और जो बढ़ जाता है वो है आपका कि कमिटी कौन सा है। पहले वाले में कमिटी होना चाहिए था। कमिटी की अगर आप बात करें, है ना, तो एक बहुत फेमस कमिटी है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, केलकर कमिटी। केलकर कमेटी, इनकी सिफारिश हुई थी और उसके बाद फिर जीएसटी को लाया गया था। तो प्रश्न में तो है थोड़ा सा गलती, लेकिन इसको हटाते हैं। लेकिन जीएसटी के बारे में हम लोग यहाँ से सीख गए। ये 101 संविधान संशोधन, 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर, कमेटी जो था वो था केलकर कमेटी। और अभी जब जीएसटी की आप बात करेंगे तो जीएसटी के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। एक एसजीएसटी होता है, एक सीजीएसटी होता है, और एक आईजीएसटी होता है। तो ये तीन चीजें होती है, तीन प्रकार के टैक्स आपको देखने को मिलेंगे। अभी पॉपकॉर्न वाले इंसिडेंट के बाद से जीएसटी हाईलाइट था, तो ध्यान रखिएगा आप कि इसके वजह से ना दोबारा हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न पूछ दे, क्योंकि हाईलाइट है फिर से। और जीएसटी तो हाईलाइट ही रहेगा, कर के ऊपर कर के ऊपर कर लग रहा है, तो जीएसटी हाईलाइट तो रहना ही है। अगला, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी की जाती है। इसको मैंने ऑलरेडी बताया आपको, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। अभी आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं, आपने देखा होगा न्यूज में, करंट अफेयर पे हम लोगों ने कराया भी है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी जब महा करंट अफेयर आएगा ना तो दोबारा देखेंगे। ग्लोबल लिंग गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनेस्को या विश्व व्यापार संगठन। इसको एक बार देखिए और ट्राई करिए। इसका सही उत्तर है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और भारत की अगर स्थिति की बात करें तो 129th रैंक पे हैं हम लोग इस साल। कब की बात कर रहे हैं, 2024 में। 2024 में हम लोग 129 नंबर पे हैं। अभी चिंता मत करिए, जितने भी रिपोर्ट हैं, जितने भी इवेंट हुए हैं, जितने भी पुरस्कार हैं, अभी महा करंट अफेयर आने वाला है, 1-2 दिन में आ जाएगा, संभवतः संडे को आ जाए। तो उस टाइम पे हम लोग इसको डिटेल पे और देखेंगे, मतलब इंडिया का, छत्तीसगढ़ का पूरा और डिटेल पे देखेंगे। सबसे पहले छत्तीसगढ़ आएगा वैसे। अगला, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। इसको मैंने आपका संविधान में कराया था, 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद का काम क्या था, पंचवर्षीय योजना को सपोर्ट करना। इसके बारे में हमने ऑलरेडी देखा है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए आज, ये दिया आर्थिक सर्वेक्षण भारत का, और आपको इसको सम्मिलित करना है। इसको भी आप याद करते चलेंगे। कृषि सबसे कम होना चाहिए ना,
ये। और उद्योग, उद्योग जो रहता है, जैसे छत्तीसगढ़ का आप देखेंगे तो उद्योग सबसे ज्यादा है, लेकिन भारत के स्तर पे सेवा सबसे ज्यादा है, और उद्योग जो रहता है वो सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, तो हम लोग क का 3 में चलेंगे, ए का 3, ए का 3 और ए का 3, बी का 1 में चलेंगे, बी का 1 में और सी का 2 में। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। कृषि 17.7, उद्योग 27.6 और सेवा 54.7। इनका परसेंटेज आप याद रखेंगे। इसके परसेंटेज से अगर भारत में, भारत के स्तर पे अगर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। आइए गणना करते हैं, देखते हैं कितने नंबर आपके आ सकते हैं। तो 20 नंबर का था ये, और 2 क्वेश्चन हमने विलोपित कर दिया, 18 का रहा। कुछ एक व्यक्ति है, उन्होंने पूछा था क्या विलोपित प्रश्न जो रहता है उसका नंबर मिलता है? तो विलोपित प्रश्न का नंबर बराबर बढ़ जाता है सब में। मतलब अगर आपने गलत भी किया है, आपने सही भी किया है, तो ये जैसे 20 के आकलन में हम लोग नहीं लेंगे। अगर विलोपित 2 हुआ है ना, तो अब काउंटिंग 18 में होता है। वो जो 2 नंबर, 2 क्वेश्चन जो रहते हैं वो बाकियों में डिस्ट्रीब्यूट इक्वली हो जाते हैं। तो 18 में आपके कितने आए? 15 आसपास आ जाने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम बहुत ज्यादा हार्ड तो था नहीं, बन जाना चाहिए था। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज किया इकोनॉमिक्स। अगले टॉपिक को करेंगे बहुत जल्द किसी नए टॉपिक पे। अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि उस पे ऊपर डिटेल इस टाइप का एक्सप्लेनेशन वीडियो आए, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, जुड़िएगा और बताइएगा कैसे, किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना पसंद करेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे जल्द ही। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।